स्वागत है आप सभी का 10 कदम दार ट्रेड में। ये कार्यक्रम आप अनुज और मेरे साथ देखेंगे और बाजार भले ही याद रखिएगा बहुत एक निर्णायक दिशा और दशा इस वक्त नहीं दिखा रहा हूँ, बट इंडेक्सेस को छोड़ के अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स पर फोकस करें तो बहुत शानदार रहा। शुरुआती 45 मिनट बेहद शानदार रहे। 10 कदम दार ट्रेड ये कार्यक्रम आप मेरे और अनुज के साथ देखेंगे। हमारे साथ सुदीप शाह, स्वाति होटकर, राजेश सतपुते और सचिन उत्तेकर माफ कीजिएगा राजेश सतपुते मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में। उनसे करेंगे बातचीत। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ आशीष सोमैया, सीईओ वाइटोक कैपिटल के मौजूद रहेंगे। पर अनुज, इस ओपनिंग से आज कोई गिरा नहीं, कोई शिकवा नहीं। इंडेक्स भले ही चला नहीं हो बेस से, बट स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग काफी अच्छे खासे अनुज, काफी अच्छे खासे। बिल्कुल वीरू, और इंडेक्स भी देखिए बेस को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसा आपने कहा चला नहीं भले ही बहुत ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर रहा है उसको। ये अपने आप में एक विक्ट्री है। और ब्रॉडर मार्केट में तो शानदार तेज़ी है। ब्रॉडर मार्केट देखिए आप, मिड कैप इंडेक्स में तेज़ी और एडवांस डिक्लाइन की एक बार आप लाइन लेकर आइए। एडवांस डिक्लाइन किस तरीके से एडवांस डिक्लाइन अब एडवांसेस के फेवर में मूव कर रहा है। और ये देखिए, ये एक आपको बताता है कि जो गैप वाइडन हो रहा है कि मार्केट में इस समय मूड माहौल, लोगों को अभी भी तेज़ी करने का ही मन है। बर्जर पेंट्स देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर अब इस समय। पेट्रोनेट सुबह से डिस्कस हुआ है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, स्टॉक स्पेसिफिक सेविंग्स काफ़ी हैं इस समय। अब एक काम करते हैं, 10 के दमदार ट्रेड्स में अब हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ गए हैं उनको जोड़ते हैं। सुदीप शाह जुड़े हैं एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, और निर्मल बंग से स्वाति होतकर। आप दोनों का स्वागत है। राजेश जी हैं ही हमारे साथ पिछले शो से। सुदीप, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करूंगा, आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की। गुड मॉर्निंग अनुज। मेरा फ्रेश ट्रेड है मिधानी मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। हम देख रहे हैं कि ये पीएसयू में एक अच्छा मोमेंटम आया है। आरएसी, पीएफसी, एचएएल, बीएल सारे पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है और ये काफी ऑलरेडी चल चुके हैं। अभी भी इनमें ट्रेंड अच्छा है, बट एक फ्रेश स्टॉक जो नजर आ रहा है एक रिवर्सल पर्सपेक्टिव से, मुझे लग रहा है अब ये कैचअप करेगा यहाँ से, वो मिधानी है। स्टॉक ने हाल ही में अपना 200 डीएमए फिर से एक बार क्रॉस किया है और पिछले एक हफ्ते 10 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ था स्टॉक में 190 और 200 के बीच में। उसके बाद वहां से ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है एक बड़े फॉल के बाद एक ये रिवर्सल पैटर्न है और यहाँ से बाई किया जा सकता है। 205 के स्टॉप लॉस से 225 के टारगेट के लिए हम मिधानी में बाई कर सकते हैं। ये एक ही ट्रेड हुआ ना आपका सुदीप? दूसरा ट्रेड क्या रहेगा आपका 212-20 पे? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बनना चालू हुआ है। कल और आज के सत्र में एक पूरा 15-20 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ था 480 से लेके 510 के बीच में। वहां से कल एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट आया था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम है और स्टॉक ने अपना जनवरी फरवरी का जो एक स्विंग हाई है 520, उसके ऊपर एक बार सस्टेन किया है और जो कि एक आउट परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक दिखा रहा है। और मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, ये दोनों में अच्छा मोमेंटम है। तो यहाँ से कोचिन शिपयार्ड बाय कर सकते हैं 528 के स्टॉप लॉस से 575 के टारगेट के लिए। ओके अच्छा, आपके दो ट्रेड्स थे। आपने जो पहला ट्रेड का उच्चारण किया वो मिश्रा धातु, इट्स मिश्र धातु, याद आ गई। मेरे मैथ की टीचर थे मिश्रा जी, तो उनकी याद आ गई मुझे। इट्स मिश्र धातु, इट्स टारगेट इज 225, 212.50 पे आपको ये ट्रेड पिक करना है लॉन्ग साइड पे। अच्छा ट्रेड, अच्छा मूव देता हुआ। अब चलते हैं स्वाति जी के पास। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का, और इंडस्ट्रीज पे अगर कोई अप्रोच हो तो बताइएगा, कोई डायरेक्शनल ट्रेड अगर आपको लेना हो तो। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट वन इज पीडीलाइट। पीडीलाइट का अगर आप चार्ट देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल है। मुझे लगता है इंट्राडे अगर आप 60 मिनट्स आर्ली चार्ट्स पे देखोगे तो ये अपवर्ड राइजिंग चैनल में है। करंटली ये एक डबल टॉप्स के ब्रेकआउट दे चुका है, दैट इज विच कम्स टू अराउंड 2430 के लेवल्स पर। तो करंट अभी 40 के आसपास चल रहा है, 2440। तो करंट लेवल पे आप बाय कॉल ले सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2520 के लेवल्स के लिए। नीचे में आप स्टॉप लॉस रखिएगा 2400 का। सेकंड बाय कॉल मेरा एफएसएल पे, फर्स्टसोर्स लिमिटेड। ये अगर आप लार्जर डिग्री पे चार्ट देखोगे वीरू जी, मंथली चार्ट पे, तो उसने काफी मंथ में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वर्ज पे है। 110 120 के रेंज में ही काफी मंथ में ये कंसोलिडेट हो चुका है। नाउ इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ ये ब्रेकआउट
अभी फिलहाल 119 50 से 80s की रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है जैसे ही ये 20 का ब्रेकआउट ले लेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो हमें अपसाइड काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली मोमेंटम देखने मिलेगी, विच माइट टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स टू 130 टू 135 के लेवल्स पे। तो करंट लेवल पे आप एफएसएल बाय कीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 116 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 130 टू 135। ओके, फर्स्ट सोर्स पर बाय करना है आपको। अब ये कैश स्टॉक है, पिछले महीने से एफएनओ से बाहर हुआ था ये स्टॉक। राजेश जी और मानस जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। राजेश जी, आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय की? अनुज जी देखिए, मैं एशियन पेंट को यहाँ पे बाय दूंगा। मुझे लगता है आज यहाँ पे बज है एशियन पेंट, बर्जर पेंट एंड पीडीलाइट। तो एशियन पेंट का देखिए टारगेट रहेगा मेरा करीबन करीबन 3100 का। कम से कम मुझे लगता है 150 रुपए की शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी, रेंज ब्रेकआउट है। सो इट्स अ बाय इन एशियन पेंट। स्टॉप लॉस रखे आप 2920 का। स्टॉप लॉस भी 40 पॉइंट का, थोड़ा डीपी रहेगा। एट द सेम टाइम अगर दूसरा कॉल लेना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हम कहते हैं। तो 794 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, इसे बाय करें 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 784 का स्टॉप लॉस होगा और सामने जो इंट्राडे का टारगेट होगा वो रहेगा इसका 200 डीएमआ, जो करीबन करीबन 820 के आसपास है। तो दो कॉल रहेंगे, एशियन पेंट एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये दोनों बाय। ओके, एशियन पेंट्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये दोनों बाय। इस समय आरबीएनएल रुक ही नहीं रहा है स्टॉक, अब 11% ऊपर। मतलब डर लगता है कई बार इस तरह का वर्टिकल मूव जब मैं देखता हूँ तो 9.5% ऊपर, लेकिन 11 रुपये में थोड़ा 11% देख लिया था, लेकिन ठीक है 9.5%, 11 रुपये ऊपर, शानदार मूव यहाँ पर। चलिए मानस से ट्रेड रहते हैं। मानस जी, आपकी ट्रेड्स क्या होंगी इस समय की? देखिए, पहले तो अनुज जी बंधन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि जितने भी छोटे बैंक हैं वहां पर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और बंधन बैंक में तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार करीब 6-7 सेशन से हमें देखने को मिल रहे हैं। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए करंट लेवल्स पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 231.90 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 239 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं बंधन बैंक में। और जो दूसरा स्टॉक है वो पावर ग्रिड का है। पावर ग्रिड पे फिर से खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से अभी 3 या 4 दिन पहले मैंने इसको रिकमेंड किया था, और अभी भी मेरा समझना है कि स्टॉक में 249 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। इंटरडे में एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली है, बट इस गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी पावर ग्रिड में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 237 का स्टॉप लॉस लगा के 250 के आसपास के टारगेट सेट करिए। तो पावर ग्रिड में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, पावर ग्रिड आपका बाय है। और जरा एक बार निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लेके आइए जनाब। इट्स 48,124 एट ऑल टाइम हाई। शानदार स्विंग और मोमेंटम पिछले एक महीने में ऐसा रहा है कि पूछे मत। बट लुक एट एशियन पेंट्स 2947 आपकी स्क्रीन पे। अनुज, मैंने कल पहली बार शायद एक और नई कंपनी का मैं उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, उनका पेंट का कॉमर्शियल देखा जिसमें मेरे ख्याल से आलिया भट्ट अपीयर हुई थी। बट एशियन पेंट्स पे क्या व्यू बन रहा है इस वक्त, एक ज़माने बाद 27 दिसंबर के बाद अपने 200 डीएमआ को छूता हुआ? आप पेंट की बात कर रहे हैं या आलिया भट्ट की बात कर रहे हैं वीरू? मतलब आपकी स्माइल से लग रहा है कि मुझे मालूम है आलिया भट्ट आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है ना? मेरी भी है ऑल टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। जो मतलब आलिया भट्ट ने अचीव किया मेरे ख्याल से पिछले 6-7 साल में, और जब वो आई थी और जिस तरीके से उनका मजाक उड़ा था और जिस तरीके से लोगों ने कहा था कि क्या है ये, और जो अचीव किया उन्होंने मेरे ख्याल से वीरू अनपैरेलल्ड है। बिल्कुल। श्रीदेवी के बाद मेरी एक्चुअली मतलब ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम फेवरेट श्रीदेवी थी, लेकिन श्रीदेवी के बाद अगर किसी एक्ट्रेस ने मुझे अगर इतना वो इम्प्रेस किया तो वो आलिया भट्ट क्लियरली। लेकिन एशियन सबसे बेहतरीन मूवी कौन सी लगी? आलिया भट्ट की सारी अच्छी हैं, लेकिन राजी मेरी ऑल टाइम की उनकी फेवरेट रही है। राजी, और एक अगर आपने उड़ता पंजाब देखी हो ना, थोड़ा सा उड़ता पंजाब एक वो पॉलिटिकल उसका एक व्यू बन गया था, लेकिन मूवी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने वो देखी हो ना, अगर नहीं देखी है तो वो देखिए। और उस मूवी के एंड में एक, और अगर यूट्यूब पर आप जाए ना, एक सर्च करिए, जो आलिया भट्ट ने एक गाना गाया है दिलजीत दोसांझ के साथ, एक कुड़ी जीदा नाम मोहब्बत है, पंजाबी गाना है वो। उसको आप अगर सुनेंगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लूप पे 4 या 5 बार उस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पर HD में देखिएगा उसको, बहुत शानदार है। मेरी फेवरेट मूवी है एक तो उड़ता पंजाब आलिया भट्ट की, और वही एक कारण था, और उस एक सॉन्ग के कारण, और दूसरी थी 2 स्टेट्स
वो मेरे को बहुत पसंद थी अनुज, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। खैर एशियन पेंट्स पे एक व्यू ले लेते हैं। मानस, एशियन पेंट्स टेस्टिंग इट्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक बड़े दौर के बाद, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद। और वो जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे ना मानस के, हिस्टोरिकली एशियन पेंट्स जो है वो एक बेस बनाता है। 200 रुपए माइनस कर दीजिए आप वीकली चार्ट्स पे 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इस बार भी वही हुआ। और इस बार ये वीक की कैंडल रीगेन कर रही है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वो जो हमने डिस्कशन किया था लास्ट एक महीने में, वो बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन था। आपका टेक एशियन पेंट्स पे क्या है इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन के बाद आज हमें फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे थे। अब एक अहम रेजिस्टेंस आता है 2975 के आसपास, जो कि 200 मूविंग एवरेज भी है और वही 50 वीक मूविंग एवरेज भी है। मेरा समझना है वीकली और डेली चार्ट के पैटर्न को देखते हुए कि इस बार 50 वीक मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों ब्रीच हो जाएंगे, और शायद 3120 3150 की रेंज में एशियन पेंट जाने की कोशिश करेगा। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। अभी भी आपको खरीदारी करनी है, एक पोजिशन ट्रेड ले रहे हैं तो 100 मूविंग एवरेज जो कि 2900 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और सबसे पहले 3060 और उसके बाद 3120 के टारगेट सेट करने हैं। चलिए देखिए, अभी काम करते हैं, गोदरेज कंज्यूमर वापस लेकर आई है। देखिए सुबह सुबह ये मुझे लग रहा था कि आज ये जो है ना कुछ करने वाला है, और एक बहुत ज़बरदस्त मूव यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा ये क्योंकि इतने टाइम के बाद एक मूव है, इसके लिए लग रहा था कि आज शायद सस्टेन करेंगे, और ये इस समय करीब करीब 3% ऊपर। ये देखिए इसका चार्ट क्या गिरा था ये, जब वो महंगा सौदा था, विदाउट अ डाउट महंगा सौदा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक डबल बॉटम ऑलमोस्ट इसने बनाया। आज फरवरी मार्च में भी यही लो थे, यहाँ से स्टॉक रिकवर हुआ था, और आज फिर वहीं से एक बाउंस बैक देता हुआ, लेकिन शानदार मूव इस समय इस स्टॉक में। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया जुड़ गए हैं, जिनके पास मार्केट में 20 सालों से ज़्यादा का लंबा अनुभव है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। हमें समय देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि आप एक काफ़ी ग्लोबल पैसा मैनेज करते हैं, और एक बहुत बड़ा फंड है अब आपका, और इनफैक्ट सबसे बड़े फंड्स में अब आपकी गिनती की जाती है। ग्लोबली जो इस समय समीकरण बन रहे हैं, और ख़ास तौर से फेड का जो आज डिसीजन आना है, उसको लेकर आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे मार्केट्स को अब? तो अनुज जी, अब क्या है कि पूरा जो 2022 था उसमें फेड के रेट हाइक्स, डॉलर की स्ट्रेंथ और ये सारे कारणों की वजह से हम लोगों को काफी सफर करना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर डॉलर इतना स्ट्रांग होते जा रहा है तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी एक्सचेंज रेट्स, हर चीज के ऊपर इसका नेगेटिव असर हमको देखने को मिल रहा था, और इसी की वजह से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी इसका काफी वेटेज था। अब बात यह है कि एक और रेट हाइक होता है या पॉज होता है, ये बस अब खाली देखने भर के लिए, जिसको आप बोलते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे रह गया है। क्योंकि अगर आप देखिएगा पिछले साल 1.5 साल में जो वहाँ पे रेट हाइक्स हुए हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था पे, उनकी बैंकिंग सिस्टम पे जो परिणाम उसका होना चाहिए था या जो परिणाम उसका हो सकता था, वो परिणाम काफी हद तक अब हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप रियल एस्टेट देखें, कमर्शियल रियल एस्टेट देखें, वहाँ के जॉब सिचुएशन को देखें, मार्केट्स को देखें, तो आपको समझ में आ रहा है कि शायद एक आध रेट हाइक हो सकता है या शायद पॉज हो सकता है। लेकिन अब ये, जैसा मैंने पहले बताया, कि फॉर्मेलिटी केवल है, और अल्टीमेटली अगर यूएस की पॉलिसी में कहीं ना कहीं पे आर्थिक व्यवस्था की वजह से कहीं ना कहीं यूएस पॉलिसी में अगर पिवट देखने को मिल रहा है, तो उसका अर्ली इम्पैक्ट हमको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखिए, डॉलर ने अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ छोड़ दी है, FIIs का रुख भी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ और इंडिया की तरफ पिछले थोड़े दिनों में चेंज हुआ है। तो आई थिंक एक पिवट जिसको बोलते हैं, या एक मोड़ तो आ गया है। अब देखते हैं कितने जल्दी से हम इसको पार करते हैं। अब इसी से एक रिलेटेड सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हम यूएस की बात कर रहे हैं, जो अब रिसेशन को लेकर रिस्क है और जो बैंकिंग क्राइसिस वहाँ चल रहा है, उसको लेकर आईटी कंपनियों ने क्लियरली थोड़ा सा एक वार्निंग दी थी, खासतौर से इन्फोसिस ने। अब यहाँ पर सवाल ये आशीष जी, लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ बार्गेन बाइंग की जाए या 1-2 क्वार्टर और देखे जाएं, पेन कितना बाकी है? आप किस कैंप में होंगे? तो अनुज सर, हम जैसा पिछले समय में हमारी बात हुई थी, तो मिड कैप आईटी जैसा हमारा ऐसा सोच था कि डेफिनेटली यूएस की वजह से गाइडेंस और रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और जैसा आपने बताया, बड़ी कंपनियों ने डेफिनेटली वार्निंग सिग्नल्स दी हैं, लेकिन साथ ही साथ
जिन मिड कैप आईटी कंपनीज में हम लोगों का समझो एक्सपोजर है, जैसे हमारा अगर आप BSE 500 से कंपेयर करें तो हम कंपेरेबल वेटेज पे हैं या मामूली से ज्यादा वेटेज पे हैं आईटी में। और आपके सवाल में मैं ये कहूंगा कि समझो मिड कैप आईटी कंपनीज जो हैं हमारे पास, उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमने अभी तक देखा नहीं है, बल्कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा भी है और गाइडेंस भी है। रहा सवाल जो आपने ओवरऑल सेक्टर की या बड़ी कंपनीज की बात की, आई थिंक पॉजिटिव इंक्लिनेशन से देखना चाहिए। जैसा आपने बताया बार्गेन बाइंग है, तो स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे मुआयना करके डेफिनेटली उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। ओके आशीष, गुड मॉर्निंग, वेरी इन दिस साइड। आशीष, आप लोग का जो फंड है व्हाइट ओक कैप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि 3 तारीख को यानी आज खुल रहा है, 7 दिन तक ओपन रहेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। एंड स्पेशली इस मद्देनजर, क्योंकि इस साल से अब आपको डेट फंड में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा इसकी जी ऐसे में प्रायोरिटी क्या थी, मतलब एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये, और इस फंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर वीरेंद्र जी। तो बेसिकली जैसा आपने बताया क्या है कि 31 मार्च के पहले केवल 2 ही टैक्सेशन के सिनारियो रहते थे। एक होता था डेट म्यूचुअल फंड, एक होता था इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो संक्षेप में बताऊंगा कि 31 मार्च के बाद ये केवल डेट और इक्विटी नहीं है। 65% से ज्यादा डोमेस्टिक इक्विटी वाले फंड हैं, वो तो इक्विटी टैक्सेशन में है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर तो किसी फंड में 65% से कम इक्विटी है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले क्या था कि 65% से कम डोमेस्टिक इक्विटी मतलब वो डेट है, और डेट को अगर आप 3 इयर्स होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म एसेट कहलाएगा, और उस पर 20% विद इंडेक्सेशन इम्पैक्ट फैक्टर करने के बाद 20% टैक्स लगता था। अब जो 31 मार्च के बाद का माहौल है, फाइनेंस बिल पास होने के बाद का, इसमें ये लेस देन 65% वाले को डेट नहीं बोलेंगे, उसको 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया गया है। एक तो ऐसे फंड है जहाँ पे 35 to 65% डोमेस्टिक इक्विटी है, इसको हम बोलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए हाइब्रिड फंड। और दूसरा हो गया कि लेस देन 35% डेट, लेस देन 35% इक्विटी। तो लेस देन 35% इक्विटी है, वो पूरा का पूरा डेट है। इसमें कोई लॉन्ग टर्म एसेट नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ शॉर्ट टर्म एसेट कहलाएगा, और हर चीज पे आपका जो टैक्स रेट है उसी पे आपको टैक्स लगेगा। लेकिन रही बात जो 35 से 65 इक्विटी है, उसको हाइब्रिड फंड जो हम बोलते हैं, उसमें खास बात यह है कि अभी भी ये 3 साल पे लॉन्ग टर्म एसेट कहलाएगा, और अभी भी इसमें 20% लेस इंडेक्सेशन होगी। और अगर आप थोड़ा एरिथमेटिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब इंडेक्सेशन बेनिफिट साल का 5-6% चल रहा है, तो 20% लेस इंडेक्सेशन जो टैक्स का कैलकुलेशन है, वो कई सूरतों में इक्विटी से भी ज्यादा अट्रैक्टिव कैलकुलेशन बनता है कभी कभी। तो ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, फ्रैंकली हम लोगों ने, जैसे आप समझ सकते हैं कि रेगुलेटरी फाइलिंग का अपना एक प्रोसेस है, लॉन्च का अपना एक प्रोसेस है, तो टैक्स को मद्देनजर रखते हुए तो स्कीम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स लॉज अमूमन चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव टैक्स को लेकर के नहीं था, ये कोइंसिडेंस है कि टैक्स में ये हाइब्रिड में बैठता है। हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि भाई इन्वेस्टर्स जो निवेशक हैं उनको एक लो, क्योंकि मल्टी एसेट, सारे एसेट कंबाइन करने से आपको हर एक एसेट क्लास की रिटर्न स्ट्रीम तो मिलती है, लेकिन सही सही प्रपोर्शन में कंबाइन करने से आप प्रोडक्ट की वॉलेटिलिटी भी कम कर सकते हैं। तो हमारा इंटेंशन टैक्स को टैकल करने का नहीं था। हमारा इंटेंशन ये था कि इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को लो वॉलेटिलिटी के साथ डेट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल पाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए। ये हमारी एंडेवर या ये हमारी कोशिश थी। लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि टैक्स में भी ये हाइब्रिड में बैठता है, तो और एक अट्रैक्टिव फीचर बन जाता है इसका। ओके आप जाके पढ़ सकते हैं, दर्शकों से गुजारिश है, जब भी अगर आप देखें, आप पढ़ना चाहें इस फंड के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। बट अब हम इस फंड की बात से निकल के बाहर आएंगे। आशीष जी, इस बार FMCG गजब का मूव दे रहा है। इंडिसेस भले ही अगर आप देखें अभी भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, बट निफ्टी FMCG बहुत बड़ा स्विंग देखकर ऑल टाइम हाई पर है। पहले ये मूव जो था वो काफ़ी कुछ हद तक कुछ स्टॉक्स तक सीमित था, ITC लीड कर रहा था, लेकिन अब ये स्प्रेड सब में हो चुका है। FMCG के इस स्ट्रॉन्ग स्विंग के पीछे कारण क्या है, और क्या वाकई FMCG को चेस करना चाहिए इस वक्त कुछ क्वार्टर्स के लिए? आप वीरेंद्र जी, हमारे पोर्टफोलियो में है वैसे, अगर आप देखें, अगर कंज्यूमर को देखें तो ज्यादा एक्चुअली हमारा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में ओवरवेट है। कंज्यूमर स्टेपल्स को देखें तो जो बड़े लार्ज कैप कंपनीज हैं उसके अलावा कोई ज्यादा ओवरवेट ऐसा नहीं है। BSE 500 के मुकाबले में इक्वल वेटेज ही है। लेकिन आपके सवाल में ये कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 18-20 महीने तक आप देखें, जैसे पिछले साल मार्केट में एक सेक्टर्स में काफी रोटेशन आई। आपने देखा वॉर के बाद ऑयल, मेटल, कमोडिटी, एनर्जी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, ये सारी चीजों में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल सेक्टर रोटेशन है, क्योंकि पिछले साल जो चीजें जियोपॉलिटिक्स कहें, आप उसको ऑयल प्राइसेस कहें, डॉलर का अप्रिसिएशन, आप जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर 2022 के गिना सकते हैं, उसका एक अगेंस्ट या उसका एक काउंटर सिक्लिकल मूवमेंट अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो हकीकत में ये है कि रिलेटिव वैल्यूएशन का मूवमेंट कितना है, फंडामेंटल्स को लेकर के कितना एक्साइटमेंट है, और केवल मार्केट का सेक्टर रोटेशन कितना है, ये सारी चीजों को अगर आप फैक्टर करके चलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्राइस मूवमेंट होता है तो व्यू पॉजिटिव हो जाता है। आई डोंट थिंक केवल ऐसा ही है, आई थिंक ये सारी चीजों का टोटल इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। एक सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है, रिलेटिव वैल्यूएशंस में भी, क्या 18-20 महीने अगर मूवमेंट नहीं होती है, कैश फ्लोज बढ़ते हैं, तो अपने आप ही स्टॉक थोड़े चीप नजर आने लगते हैं। तो आई थिंक इट इज अ सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है ये, और मैं इसको पूरा का पूरा फंडामेंटल्स पे एक्स्ट्रापोलेट नहीं करूंगा। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पड़ेगा लोगों को। ओके, अच्छा, आशीष जी, एक अब बड़ा सवाल जो मार्केट के सामने है कि इस मार्केट में अब यहाँ से आगे क्या, क्योंकि लीडरशिप रही है बैंक निफ्टी के पास और शानदार परफॉर्मेंस उसने दिखाई है, लेकिन यहाँ पर एक रिस्क है कि पिछले क्वार्टर की अर्निंग शायद सस्टेनेबल ना हो। इवन आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी कॉन कॉल में कहा था कि ये मार्जिन्स तो सस्टेनेबल शायद ना हो, और अब वैल्यूएशन कंफर्ट भी उतना नहीं रहा जो पिछले साल था बैंक निफ्टी में। यहाँ से आपके हिसाब से मार्केट को क्या लीड करेगा, बैंक से रहेंगे लीडर? अनुज सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने पहले अभी वीरेंद्र सर के सवाल के जवाब में जब मैंने बताया, मुझे लगता है सेक्टर रोटेशन का और उसका भी काफी रोल रहता है। तो अगर आप एक माफ कीजिए, अगर एक टेक्निकल चीज में अगर आपको कोट करूं, तो पिछला पूरा साल अगर आप देखें, बहुत भारी एफआई सेलिंग हुई। तो एक चीज ये भी होती है कि भाई जो पोर्टफोलियो में वही बिकेगा। तो क्या होता है कि फंडामेंटल्स अपनी जगह पे है, उसको डेफिनेटली रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट हकीकत ये भी है कि पिछले साल जब इतनी सेलिंग हुई है, तो किस चीज की सेलिंग हुई वो भी हमको देखना चाहिए। अब थोड़े समय पहले जब हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, आपने यूएस के फैक्टर्स और वहाँ की पॉलिसी चेंज, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज, डॉलर, ये सब चीजों की हमने बात की। तो एक चीज टेक्निकली ये भी होती है कि भाई जब इतनी एफआई बाइंग वापस आ रही है, तो मतलब मैं कोई इसमें एक्सपर्टीज, या मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने लाइन बाय लाइन कोई डेटा चेक किया है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सेक्टर रोटेशन से भी या मार्केट का रुख या सेक्टर्स का जो प्रभाव है वो चेंज हो सकता है। तो संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली बैंक्स जो हैं उसमें काफी पोटेंशियल है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक साइकिल भी अगर देखें तो 1-2 साल पहले ही हम लोग एक बॉटम से निकल के आए हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये अर्ली पार्ट ऑफ दी टर्न अराउंड, जो साइकिल का टर्न अराउंड है, ये उसका अर्ली पार्ट है। मुझे नहीं लगता है ये लेट स्टेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स जो हैं वो अभी भी लीड करने का पोटेंशियल रखते हैं। एक सेक्टर जहां पर हमने एक अच्छा कमबैक देखा है इस साल, आशीष जी, वो है फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर ओवरऑल। यहाँ आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स हैं क्या, क्या पोजीशनिंग है आपकी, और आपका व्यू क्या है यहाँ पर? तो अनुज सर, कंसिस्टेंटली जो पोर्टफोलियोज है उसमें पिछले काफी समय से, 1.5 साल से ये ओवरवेट ही रहा है, और इसमें पूरा का पूरा मिक्स है। अगर आप देखें हेल्थ केयर का, तो हमारे पोर्टफोलियोज में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, और हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में जैसे मैं कहूँगा हॉस्पिटल्स भी है पोर्टफोलियोज में। और अगर मैं BSE 500 के मुकाबले देखता हूँ, तो मुझे लगता है 2x या सिग्निफिकेंट ओवरवेट होगा फार्मास्यूटिकल्स और हॉस्पिटल्स, और ये पूरा का पूरा जो हेल्थ केयर का सेगमेंट है उसको लेकर के। तो हमारे यहाँ पे जो एनालिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, उनका आइडिएशन अगर आप देखें तो ओवरवेट नजर आता है इसमें। आशीष जी, एक और चीज़, ऑटो में हमने अच्छा मूव देखा, हालांकि ये 2023 ऑटो को बिलोंग नहीं करता है सो फार, बट टू व्हीलर स्पेस में बहुत अच्छे स्विंग्स आए हैं। टीवीएस मोटर्स ने बड़ा स्विंग दिया, बजाज ऑटो वेंट टू ऑल टाइम हाई। हमने परसों जब सेल्स फिगर के नंबर्स देखे तो ये तो क्लियरली विजिबल है कि एक्सपोर्ट मार्केट, जो कि पोस्ट कोविड इन कंपनियों के लिए अच्छा कर रहा था, वो कोलैप्स हो रहा है, वो अब इस वक्त एक कमज़ोर कड़ी है। आपका ऑटो पे व्यू क्या है? स्पेशली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टू व्हीलर्स में जो बाजार कन्विक्शन जाहिर कर रहा है अपना, आपका कितना कन्विक्शन है टू व्हीलर्स पे? तो वीरेंद्र जी, हमारे पोर्टफोलियोज में ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इवेल्युएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा ओवरवेट या बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि जो 4 व्हीलर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कैप है, 4 व्हीलर्स है, वो है हमारे पोर्टफोलियोज में।
टू व्हीलर्स हमारे पोर्टफोलियोज में है नहीं एक्चुअली। और इसमें मतलब एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि शायद मिस हुआ है या जो भी, लेकिन एट द सेम टाइम डिसरप्शन और जो चेंजेस आने वाले हैं उसकी वजह से अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा है। तो हमारा कोई इस पे डेफिनेटिव या कंस्ट्रक्टिव व्यू फिलहाल नहीं है। कंस्ट्रक्टिव व्यू अगर आप देखें अभी तक ऑटो में नहीं है। अच्छा, एक दो चीज़ और देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रही हैं आपकी स्क्रीन पे। आशीष जी, वो हैं कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स में अब ये जो मूव है वो काफ़ी नीचे तक स्प्रेड हो गया है। मैं बीएचएल का इंस्टेंस दे रहा हूँ। अब इन कंपनियों के पास अगर आप देखें बड़े बड़े रेलवेज के ऑर्डर भी आ रहे हैं। आपका व्यू कैपिटल गुड्स में लोग पैसा बना के बैठे हों, चाहे वो फंड्स हों, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो एचएनआईज हों, सब पैसा बना के बैठे हैं। अभी क्या ज़रूरत है इसको कैश में कन्वर्ट करने की, या फिर लगता है कि अभी नहीं, कंटिन्यू करिए इसको? तो वीरेंद्र जी, अगर पिछले साल अगर 2022 के अगर हम ऐसे बताएं कि भाई पोर्टफोलियोज में मेजर चेंजेस क्या थे, तो मैं यही कहूंगा कि मिड 2022 या सेकेंड क्वार्टर कैलेंडर 2022 मिड 2022 से देखें तो इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स में जो एक्सपोजर पिछले पूरे साल लगातार इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स में एक्सपोजर ऐड किया गया कंसिस्टेंटली। और समझिए कि नई के बराबर से लेकर के 12-13% एक्सपोजर इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स का बिल्ड किया गया पिछले पूरे साल में। और हमको ऐसा लगता है कि ये अभी भी सस्टेनेबल है, क्योंकि काफी सालों तक अगर आप उसके पिछले 8-10 साल देखें तो ये बिल्कुल ही ऐसा माहौल या ऐसा कंसेंसस ही बन गया था कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो काफी समय के बाद इसमें एक तरीके से आपको टर्न अराउंड या पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, और हमारे पोर्टफोलियोज में जो भी एक्सपोजर है वो बरकरार है जी। आशीष जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए। मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू अनुज सर, थैंक यू। थैंक यू। और ये वीरू का जो लास्ट सवाल था ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक पर्सनल टच था। बीएचईएल का स्टॉक लेकर आइए एक बार जरा। शानदार मूव बीएचईएल में, इनफैक्ट अब एफएनओ का सेकंड टॉप गेनर, 5% का मूव। वीरू, कल मैनेजमेंट से बात हुई थी हमारी और उनसे भी बात की थी हमने कि थोड़ा सा आपका एक पर्सनल टच है वहाँ उस स्टॉक को लेकर, उस कंपनी को लेकर, और आज देखिए मार्केट ने आपकी इच्छा सुन ली, 5% ऊपर स्टॉक। एक चीज़ अच्छी है अनुज, देखिए अपना तो खैर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बचपन से पढ़े हैं इसी के कैंपस में, इसी की सब्सिडी वाला स्कूल जो था केंद्रीय विद्यालय, उससे पढ़े हुए हैं। एक अच्छी चीज़ है बीएचएल पिछले 10 साल में, स्पेशली 2008 से लेकर 18 के बीच में, अपना जो इनका वो है ना थर्मल पावर इक्विपमेंट्स पोर्टफोलियो, उसके कारण बहुत बदनाम हो गई थी। इनकी बहुत सारी टर्बाइंस फेल हो गई थी, यूपी ने इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। ये अच्छी बात है कि अभी दावा कर रहे हैं कि 50% रेवेन्यू कहीं और से आएगा, वो चीज़ अच्छी है बीएचएल के लिए। ओके, बिल्कुल। वैसे वीरू और मैं दोनों केवी से पढ़े हैं, तो खैर मेरे केस में तो ट्रांसफरेबल जॉब था तो कई केवी से पढ़ा हूँ मैं, लेकिन फिर एक काम करते हैं वीरू और मुझे फिर इसी अच्छे नोट पर इजाज़त दीजिए, क्योंकि मार्केट को हम छोड़े जा रहे हैं। इवन दो डाउन बट नॉट आउट, डेज हाई पर है एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी, काफ़ी अच्छे रिकवरी लोअर लेवल से अभी भी, हालांकि पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में शानदार तेज़ी है जो पिछले कई दिनों से भी रही है। और नीरज जी अब इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। नीरज जी, बहुत अच्छी सिचुएशन में दे रहे हैं आपको ब्रॉडर मार्केट को, एटलीस्ट मिड कैप इंडेक्स और एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार। बिल्कुल, जितना